जिग्नेश शाह को नहीं मिली जमानत। मुंबई की सेशंस कोर्ट ने 15 मई तक भेजा पुलिस कस्टडी में। वेंकटचारी को बनाया गया एफटीआईएल का नया चेयरमैन। हमारी जो एफआईआर है, जो हमारे कंप्लेनेंट हैं, उन्होंने अपनी कंप्लेन में ब्रोकर के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की है और बिल्कुल ये नेचुरल बात है कि हम उनके ऊपर भी तहकीकात कर रहे हैं। एनएससीएल घोटाले में अब ब्रोकर्स पर शिकंजा कसने की तैयारी। मुंबई पुलिस का दावा, जिग्नेश शाह के खिलाफ पुख्ता सबूत। ईओडब्ल्यू के एडिशनल कमिश्नर राजवर्धन सिन्हा से खास बातचीत, बुलेटिन में आगे। चुनावी नतीजों से पहले बाजार में छाई सुस्ती। कल के ही स्तरों पर बंद, लेकिन डॉलर के मुकाबले रुपया 60 के नीचे। बीएचयू से बीजेपी दफ्तर तक मोदी का रोड शो। काफिले के साथ समर्थकों की भारी भीड़। प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मैं इलेक्शन कमीशन को कहना चाहता हूं, आप अपनी जिम्मेवारियां निभाने में अच्छा काम नहीं कर रहे हो। Our disappointment that a national party should embark on a protest against the election commission and its machinery. चुनाव आयोग से भिड़ी बीजेपी। मोदी ने कहा निष्पक्ष नहीं है आयोग। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा किसी व्यक्ति या संस्था से नहीं डरती। ये तमाशा करने की क्या जरूरत है? मुझे बताया गया है कि सारी परमिशंस उनको दे दी गई हैं। एक वेन्यू की परमिशन केवल उनको वेन्यू शिफ्ट करने के लिए बोला गया था। बीजेपी के विरोध प्रदर्शन को दूसरे दलों ने बताया ड्रामा। केजरीवाल ने सियासत का नाम दिया, वहीं मायावती ने सांप्रदायिकता फैलाने का लगाया आरोप। सेबी से जेट एतिहाद डील को मिला टेक ऑफ का सिग्नल। कहा एतिहाद को ओपन ऑफर लाने की जरूरत नहीं, जेट के पास ही रहेगा मैनेजमेंट कंट्रोल। और कांग्रेस ने फिर किया आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन का बचाव। पी चिदम्बरम ने कहा नई सरकार राजन की नियुक्ति का करे सम्मान। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आगे बढ़े इससे पहले कुछ और सुर्खियां। एयर एशिया को मंजूरी के खिलाफ भारतीय एयरलाइंस कंपनियां पहुंची दिल्ली हाईकोर्ट। डीजीसीए की मंजूरी पर खड़े किए सवाल। एयर एशिया के टेक ऑफ के बाद अब टाटा सिंगापुर एयरलाइंस की बारी। विमानन मंत्री ने दिए संकेत, कहा जल्द मिलेगी मंजूरी। सोनिया ने किया मोदी पर वार। कहा मोदी नीच राजनीति की बात ना करे, वाजपेयी से राजनीति सीखने की दी नसीहत। नई सरकार को हेल्थ सेक्टर पर देना होगा खास ध्यान। स्वस्थ भारत के लिए क्या क्या करना चाहिए सरकार को, बताएंगे बुलेटिन में आगे। और सोनी ने लॉन्च किया दमदार स्मार्टफोन एक्सपीरिया Z2। कीमत 50,000 रुपए। क्या फोन वैल्यू फॉर मनी है, देखिए बुलेटिन में आगे। मुंबई पुलिस ने फाइनेंशियल टेक के प्रमोटर जिग्नेश शाह और एमसीएक्स के पूर्व सीईओ श्रीकांत जवलगेकर को 15 मई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने कल देर शाम इन दोनों को एनएससीएल घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया है। एनएससीएल घोटाले में अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता श्रीमी चौधरी से। श्रीमी, एनएससीएल मामले में अब तक की एक बहुत बड़ी कैच है, क्या अब ये मामला सुलझता नजर आ रहा है? देखिए, मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा जो ईओडब्ल्यू यहाँ कहा जाता है, उन्होंने काफ़ी अपने जांच के दौरान पुख्ता सबूत इकट्ठे किए हैं एफटीआईएल पूरे मैनेजमेंट के खिलाफ, जिसको देखते हुए कल जिग्नेश शाह जो कि एफटीआईएल के प्रमोटर हैं और श्रीकांत जवलगेकर जो कि फॉर्मर एनसीएक्स के सीईओ रह चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी की गई और आज उनको कोर्ट में पेश करते हुए उनको 15 मई यानी 7 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो 14 दिन का मैक्सिमम पुलिस कस्टडी यहाँ मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो सूत्र हमें बता रहे हैं वो ये है कि जैसे ये 15 मई की मियाद पूरी होती है, वहाँ फिर से एक बार पुलिस कस्टडी की यहाँ डिमांड की जा सकती है, यानी और यहाँ पर एक्सटेंड यहाँ पुलिस कस्टडी को किया जा सकता है। 90 दिन के अंदर यहाँ चार्जशीट अब पुलिस को फाइल करनी होगी, अगर हम कल से देखें तो। और यहाँ पर जो चार्जेस अगर देखें जिस तरह से मुंबई पुलिस ने लगाए हैं, उसमें से कुछ हाईलाइट्स की बात करें, कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस की बात करें जो इस तरफ इशारा कर
करते हैं कि किस तरह से जो NSCL का प्रॉफिट था वो FTIL को रूट होता था, जो IBMA था, जो इंडियन बुलियन मार्केट एसोसिएशन जिसमें FTIL की 99% की हिस्सेदारी थी, उसको किस तरह से यहाँ स्टैब्लिश किया गया, किस तरह से बोगस क्लाइंट बनाए गए और ब्लैक मनी को उसके ज़रिए रूट किया गया। साथ ही FTIL के मैनेजमेंट, जितने भी MCX मैनेजमेंट की बात करें, NSCL मैनेजमेंट की बात करें, सभी का फिनेंसेस किस तरह से श्रीकांत जवलगेकर यहाँ हैंडल करते थे और किस तरह से बोरोअर को क्लाइंट के तौर पर यहाँ जिग्नेश शाह ने और FTIL ने खड़ा किया। इन सारे चार्जेस के साथ EOW ने यहाँ गिरफ्तार किया, जिसको देखते हुए आज कोर्ट ने उनको पुलिस कस्टडी में भेजा है। और सिर्फ यहाँ NSCL और FTIL के मैनेजमेंट ही नहीं, ब्रोकर्स पर भी शिकंजा कसता हुआ दिख रहा है। साफ तौर से यहाँ EOW ने कहा है कि कुछ ब्रोकर्स हैं जिन्होंने माल फंक्शनिंग की है, पूरे सिस्टम में बोगस ट्रेडिंग की है, जिसको देखते हुए उन पर भी उनकी नज़र है और जल्द यहाँ पर उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है और कड़ी कार्रवाई यहाँ की जा सकती है। जिस तरह से हमने देखा है कि करीब 9 गिरफ्तारियाँ हुई हैं, उसमें बेल को लेकर बहुत कम ऐसा हुआ है। कुछ ही लोगों को, कुछ ही बोरोअर को यहाँ बेल मिली है। अंजनी सिन्हा जो कि मेन अक्यूज्ड अब तक माने जा रहे थे, उनको भी अब तक बेल नहीं मिला है 6 से 7 महीने की गिरफ्तारी के बाद भी। तो अब यहाँ पर देखना होगा कि किस तरह से अब इन्वेस्टर्स को इससे राहत मिल सकती है। जो अब तक EOW कह रहा है कि करीब 5100 करोड़ का जो सिक्योर्ड यहाँ प्रॉपर्टी उन्होंने किया है, वो किस तरह से अब इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली यहाँ मिल पाएगा। जी शुक्रिया श्रमी। NSCL घोटाले में एक्सचेंज के प्रमोटर जिग्नेश शाह भले ही गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि निवेशकों का पैसा भी जल्द मिल सकेगा। यह कहना है मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के एडिशनल कमिश्नर राजवर्धन सिन्हा का। सिन्हा ने हमसे खास बातचीत में कहा कि निवेशकों के पैसे कब मिलेंगे ये अब कोर्ट पर निर्भर होगा। अरेस्ट का कोई भी सिलसिला इनकी रिकवरी से नहीं है। EOW मुंबई पुलिस ने ऑलरेडी लगभग 5100 करोड़ रुपए के आसपास की जो प्रॉपर्टी है उसको सिक्योर किया हुआ है और महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स एक्ट, जिसको MPID बोलते हैं, उसके अंतर्गत ऑलरेडी एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की नियुक्ति की जा चुकी है और हमने अपनी पहली चार्जशीट ऑलरेडी दाखिल कर दिया है और इसके अंतर्गत अब ये मामला हमारे आदरणीय कोर्ट के ऊपर में है कि किस तरह से वो लिक्विडेट करती है और कितनी जल्दी इन्वेस्टर्स का पैसा उनको वापस मिलता है। NSCL घोटाला मामले में ब्रोकर से भी पूछताछ की जा रही है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के एडिशनल कमिश्नर राजवर्धन सिन्हा ने हमसे खास बातचीत में इसकी जानकारी दी। हालांकि फिलहाल इस बारे में ज्यादा जानकारी देने से उन्होंने इनकार किया। हमारी जो FIR है, जो हमारे कंप्लेनेंट हैं, उन्होंने अपनी कंप्लेन में ब्रोकर्स के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की है और बिल्कुल ये नेचुरल बात है कि हम उनके ऊपर भी तहकीकात कर रहे हैं। हमारी फॉरेंसिक टीम जो है, अकाउंटिंग टीम, उन्होंने ऑलरेडी इसके ऊपर में काम करना शुरू किया है और अगर हमें ऐसा महसूस होता है कि ब्रोकर्स हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, अगर ऐसी कोई नौबत आती है तो आगे की कार्रवाई हम जरूर करेंगे। इधर BSE के पूर्व MD और CEO रजनीकांत पटेल ने हमसे खास बातचीत में कहा कि जिग्नेश शाह की गिरफ्तारी या प्रॉपर्टी बिक्री से मिले पैसों का इस्तेमाल निवेशकों के भुगतान में हो, कहना मुश्किल है। मामला जो आज तक इतना क्लियर नहीं था, अब उसमें क्लैरिटी आ रही है। रेगुलेटरी डिसीजंस जो हैं वो लिए जा रहे हैं। अब उसमें ये अगर उम्मीद तो बनती है कि जब एक्शंस होते हैं क्लियर एक्शन, तो उसका कुछ परिणाम निकलेगा। लेकिन यही कह लेना कि इस एक मामले से पैसे निकल आएंगे और जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे, ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़्यादा अपेक्षा रखने वाली बात है, क्योंकि इसके आगे इस मामले में कानूनी दावपेच भी रहते हैं और ये कानूनी कार्रवाई अपने हिसाब से होगी। तो उसमें जो कानून के हिसाब से चलना चाहिए, उस हिसाब से इसमें देरी लगने की संभावना तो बरकरार रहती है। आज FTIL की बोर्ड बैठक भी हुई, जो कुछ देर पहले ही खत्म हुई है। FTIL को कहा गया है कि वो MCX में अपनी हिस्सेदारी 2% तक कम करें। FTIL में कुछ नियुक्तियों के मद्देनजर भी ये बैठक महत्वपूर्ण थी। क्या क्या फैसले हुए, जानने के लिए बात करते हैं अब हमारे संवाददाता वीरेंद्र व्यास से। वीरेंद्र, FTIL की बोर्ड बैठक में क्या सबसे बड़े फैसले हुए हैं? जी देखिए, करीब 3-3.5 घंटे की ये जो FTIL की बोर्ड बैठक चली थी, इसमें जिग्नेश शाह जो अरेस्ट हुए हैं उसके बाद ये फैसला किया जाना था कि ये जो FTIL है इसका कामकाज कैसे देखा जाएगा।
तो बोर्ड ने जो वेंकटचारी हैं इस बोर्ड में, एफटीआईएल के बोर्ड में डायरेक्टर हैं, उनको नया चेयरमैन बनाया है। इस खबर का महत्व इसलिए है क्योंकि जिग्नेश शाह अभी तक इसके चेयरमैन थे और वही पूरी तरह से इसको कंट्रोल कर रहे थे, तो एक तरह से वो अब इस कंपनी से हट चुके हैं। हालांकि उन्होंने अभी इस्तीफा नहीं दिया है। इसके अलावा जो डे टू डे अफेयर एफटीआईएल का देखा जाएगा, वो दो होल टाइम डायरेक्टर हैं, मिस्टर मंजय शाह और देवांग नरेला को फाउंडर भी हैं। तो इन दोनों को डे टू डे के अफेयर देखने के लिए डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। हमें सूत्रों से जो बोर्ड है वहां से ये भी पता चला है कि इन्होंने जो बैठक की है इसमें जो एफटीआईएल है उस कंपनी में इन्वेस्टरों का कॉन्फिडेंस बना रहे, इसकी भी उन्होंने कोशिश की है। यहाँ से यही अपडेट है अभी तक। जी शुक्रिया। आज इधर एविएशन सेक्टर के लिए काफी हलचल वाला दिन रहा। जेट एतिहाद डील को सेबी ने आखिरकार टेक ऑफ की इजाजत दे दी है। एयर एशिया की मंजूरी को लेकर एक नया पेज फस्ता भी दिख रहा है। इन दोनों खबरों पर बात करने के लिए अब हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी प्रदीप पंड्या और हमारे संवाददाता अतुल मिश्रा। पहले प्रदीप, जेट एतिहाद सौदे को लेकर सेबी ने क्या राहत दी है? तो सेबी ने यहाँ पर ये कंक्लूड किया है कि एतिहाद को जेट एयरवेज का प्रमोटर नहीं मानना चाहिए, या पीपल एक्टिंग इन कॉन्सर्ट जिसको हम कहते हैं तकनीकी भाषा में, कि प्रमोटर के साथ मिलकर काम करने वाली उनकी कोई सहयोगी एंटिटी के तौर पे भी नहीं माना जाना चाहिए। हालांकि एतिहाद के पास बड़ी शेयर होल्डिंग है। हालांकि चेयरमैन की गैर मौजूदगी में एतिहाद के रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड मीटिंग की अध्यक्षता भी कर सकते हैं, लेकिन एक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव व्यापारिक अरेंजमेंट है। उसके बावजूद भी सेबी का ये कहना है कि तकनीकी तौर पे एतिहाद केवल एक इन्वेस्टर है, एक बिजनेस पार्टनर के तौर पे हो सकते हैं, लेकिन उनको प्रमोटर नहीं माना जाएगा। किसी तरह का प्रमोटर कंट्रोल उनको मिल गया है ऐसा नहीं माना जाएगा। मैनेजमेंट कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है। वो बिल्कुल पूरी तरह से जेट एयरवेज की जो पहली मैनेजमेंट थी, नरेश गोयल साहब हैं, उनके हाथ में ही है, और इस वजह से यहाँ पर किसी तरह का कोई ओपन ऑफर नहीं बनता। तो जो ये सवाल उठाए गए थे कि एक सब्सटेंशियल शेयर होल्डिंग को देखते हुए और एक कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस डील को देखते हुए एतिहाद को प्रमोटर मानना चाहिए, उन सारी चीज़ों से फ़िलहाल सेबी ने उनको मानने से इनकार किया है। सेबी का कहना है कि नियमों के तहत हम प्रमोटर के तौर पे एतिहाद को यहाँ पे नहीं लेते। तो ये निवेशकों के लिए जो अगर अभी ओपन ऑफर की उम्मीद कर रहे थे उनके लिए ये बुरी खबर है, और इसका असर जाहिर है कि स्टॉक प्राइस पे भी नेगेटिव ही होगा। जी प्रदीप, इधर एयर एशिया को उड़ान भरने की मंजूरी मिलने के साथ ही घरेलू एयरलाइंस ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। घरेलू एयरलाइंस की संस्था फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस यानी FIA ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। क्या है पूरी खबर, जानने के लिए चलते हैं अब अतुल मिश्रा के पास। अतुल, एयर एशिया पर अब क्या नया विवाद शुरू हो गया है? एयर एशिया को उड़ान भरने का लाइसेंस मिलने के 24 घंटे के अंदर ही घरेलू एयरलाइंस ने एयर एशिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, और लगभग सभी एयरलाइंस उसका विरोध कर रही, क्योंकि एयरलाइंस के संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस FIA ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है और हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए FIA ने मांग की है कि एयर एशिया के ऑपरेशंस पर तुरंत रोक लगाई जाए। साथ ही याचिका में FIA ने यह भी कहा है कि मामला चूंकि अदालत में लंबित है, इस पर सुनवाई चल रही है, ऐसे में सरकार की तरफ से एयर एशिया को लाइसेंस दिया जाना बिल्कुल गलत है। लेकिन इस पूरे मामले पर खुद विमानन मंत्री ने कहा है क्योंकि एयर एशिया को लाइसेंस देने के मामले में अदालत की तरफ से कोई स्टे नहीं था, इसलिए इस पूरे प्रकरण में, पूरे मामले में किसी तरह का विवाद नहीं है। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ये आरोप लगाया था कि एयरलाइंस को ऑपरेशन शुरू करने से उसको रोका जाए और उसको लाइसेंस ना दिया जाए। उन्होंने ये भी अपनी याचिका में कहा था कि जो मैनेजमेंट होगा, जो उसका कंट्रोल फिलहाल भारत में नहीं होगा। लेकिन इस पूरे मामले पर एयर एशिया ने भी अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि क्योंकि एयरलाइन का स्टाफ भारतीय है, साथ ही उसके बोर्ड के मेंबर्स भारत के हैं और एयरलाइन का कंट्रोल भी भारत में होगा, इसलिए विदेशी कंट्रोल की बात करना जो है बिल्कुल गलत है इस मामले में। फिलहाल अब याचिका जो है अदालत ने स्वीकार कर ली है सुनवाई के लिए FIA की, और माना यह जा रहा है कि जो बाकी केसेस एयर एशिया के खिलाफ चल रहे हैं, जो उनकी सुनवाई होनी है 11 जुलाई को, उसके साथ ही FIA की जो भी याचिका है उस पर भी सुनवाई 11 जुलाई को की जाएगी। जी शुक्रिया। इधर आने वाले दिनों में घरेलू एविएशन सेक्टर में मुकाबला और कड़ा होने की उम्मीद है। एयर एशिया को सेवा शुरू करने की मंजूरी मिलने के बाद अब जल्द ही टाटा सिंगापुर को ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी मिल सकती है। एविएशन मंत्री अजीत सिंह ने भरोसा दिया है कि अगले 1-2 महीने में टाटा सिंगापुर को लाइसेंस देने का भरोसा दिया गया है।
This has been the practice for a long time, nothing new. Remember when Tata Singapore tried to come much earlier? Same thing had happened. So, but as I said, it's good for the passengers and good for the industry. DGC has also issued public notice in reference to Tata Singapore. So that should also be in the offing, sir, in a couple of months, perhaps? Yes, I expect that. और बनारस में मोदी का दिखा जलवा, समर्थन में उमड़ा जन सैलाब। और मोदी ने क्यों चुनाव आयोग पर लगाया पक्षपात का आरोप, सुनिए आगे। और अब देखते हैं राजनीति से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। वाराणसी में नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है, वहां से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। असल में मोदी को रैली की इजाजत, बेनियाबाग में रैली की इजाजत नहीं देने के बाद अब भड़के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज बीएचयू के बाहर हल्ला बोला। देर शाम को वहां नरेंद्र मोदी भी पहुंच गए और वो वहां रोड शो कर रहे हैं। पूरे काफिले के साथ वो धीरे धीरे बीजेपी के दफ्तर की ओर बढ़ रहे हैं। हम आपको बता दें कि मोदी से पहले अरुण जेटली और अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीएचयू गेट के बाहर प्रदर्शन किया। हालांकि बीजेपी का कहना है कि ये कोई रोड शो नहीं है, ये केवल एक नेता अपने दफ्तर जा रहे हैं और काफिले के साथ जा रहे हैं, लेकिन ये शक्ति प्रदर्शन कहा जा सकता है क्योंकि बनारस की सड़कें इस वक्त पूरी तरह से मोदी के समर्थकों से भरी हुई है। पूरा विवाद शुरू हुआ था जब बीजेपी को बेनियाबाग इलाके में, बेनियाबाग मैदान में एक रैली करनी थी। इसके अलावा दो दूसरे कार्यक्रम थे जो उन्हें करने थे। देर रात को उन्हें इजाज़त मिली चुनाव आयोग से 2 कार्यक्रम के लिए, लेकिन बेनियाबाग में रैली की इजाज़त नहीं मिली। चुनाव आयोग ने उन्हें दूसरी जगह दी रैली करने के लिए, लेकिन बीजेपी का कहना था कि ये जगह बहुत ही छोटी है। इसके बाद ही नरेंद्र मोदी, बीजेपी और चुनाव आयोग आमने सामने आ गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर तमन्ना, मोदी का कार्यक्रम अगर हम बात करें तो शाम को ही खत्म हो जाना चाहिए था, जो हमें दिख रहा है कि अभी तक चल रहा है, क्योंकि इन्हें अपने पार्टी दफ्तर जाना था। वहाँ पर एक पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद वापस हेलीपैड आके इनको लखनऊ की फ्लाइट लेनी थी, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि उनका काफिला सड़क पर ही मौजूद है, अपने तय कार्यक्रम से काफी पीछे हैं। बिल्कुल, और एक तरह से विपिन, ये पूरी तरह से शक्ति प्रदर्शन है। वाराणसी में आप देख रहे हैं कि बहुत ही धीमी गति से ये काफिला आगे बढ़ा है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से चला ये काफिला अब बीजेपी के दफ्तर हेडक्वार्टर्स की तरफ जा रहा है। और आज बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त आमने सामने आ गए हैं। मोदी ने चुनाव आयोग पर पक्षपात करने का आरोप लगाया, जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने कड़े शब्दों में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो किसी व्यक्ति या संस्था से नहीं डरते। मैं इलेक्शन कमीशन को कहना चाहता हूं, मैंने आपको 24 तारीख को चेतावनी दी थी। आप अपनी जिम्मेवारियां निभाने में अच्छा काम नहीं कर रहे हो, ये सामान्य मानवीय की शिकायत है। Our disappointment that a national party should embark on a protest against the Election Commission and its machinery. उधर बीजेपी ने मोदी की रैली को मंजूरी न देने के पीछे समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि समाजवादी पार्टी मोदी से डर गई है। Other two were given very late in the night, designed to frustrate the entire campaign. The issue is very simple, and that is, Shri Narendra Modi ji can campaign in the entire country. Daily he is holding 4 to 5 meetings, but he cannot campaign in his own constituency. Shri Modi's meeting with intellectuals of Kashi, 115 number, would give rise to apprehension of law and order in a closed hall. The returning officer is acting as an agent of Samajwadi Party. They are scared, but we are very happy. The more they try to do, the more the people of Kashi are going to react.
वाराणसी और दिल्ली में बीजेपी के विरोध प्रदर्शन को दूसरे सभी दलों ने ड्रामा बताया है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल का कहना है कि मोदी गंगा आरती के नाम पर सियासत कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का कहना है कि मोदी की रैली को इजाजत न देकर सही किया गया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी बीजेपी पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाया है। अगर आप गंगा आरती की परमिशन इलेक्शन कमीशन से ले रहे हो तो इसका मतलब आप गंगा आरती की पॉलिटिकल एक्टिविटी मान रहे हो गंगा आरती को, नंबर 1। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन ने परमिशन दे दी आपको, वो कह रहे हैं हमें देर रात को परमिशन दी इसलिए हम गंगा की आरती नहीं कर सकते। अरे गंगा की आरती करने में देर रात को परमिशन दी, सुबह परमिशन दी, इससे क्या फर्क पड़ता है? इसका मतलब आप वहां पे भीड़ इकट्ठी करना चाहते थे। आई एम टोल्ड द इलेक्शन कमीशन हैज accorded permission to 4 events out of 5 events proposed for Mr. Modi. They have declined permission only in 1 event. So that's a judgment call the Election Commission makes, having regard to the reports it receives from the ground. So why should the BJP take umbrage? इन कार्यक्रमों को सुरक्षा खतरे की आड़ में इसकी अनुमति नहीं देकर इस विवाद के जरिए भाजपा को किस्म किस्म की नाटकबाजी करने का मौका देना वास्तव में स्पष्ट तौर पर ये सब सपा बीजेपी की आपसी है। उधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने बीजेपी के विरोध प्रदर्शन को ड्रामा बताने वालों को आड़े हाथ लिया है। जेटली ने कहा है कि किसी उम्मीदवार को उसके क्षेत्र में रैली नहीं करने देना संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है और इसका विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है। Elections are contested through rallies, not by just meeting 150 people or by performing the puja. Now it's a protest. Why should Narendra Modi not be allowed to campaign in his constituency? और काशी के कुरुक्षेत्र पर ही है हमारे खास पेशकश। आखिरी दौर में टकराव क्यों, इसे देखना ना भूले आज रात 10 बजे। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान 12 तारीख को होना है, लेकिन जिस तरह से बनारस में राजनीतिक खींचातान चल रही है उसे देखकर लगता है कि वहां मतदान के दौरान सुरक्षा मुहैया कराना भी किसी चुनौती से कम नहीं होगा। वाराणसी में चुनाव के लिए क्या है सुरक्षा इंतजाम, देखिए हमारे संवाददाता प्रभाकर कुमार की खास रिपोर्ट। सोलह लाख मतदाता और 25,000 जवान। गणित की जुबानी कहें तो 64 वोटरों पर 1 जवान। लोकसभा चुनाव के आखिरी दौर में हाई प्रोफाइल वाराणसी सीट पर मतदान के दिन 25,000 जवानों की निगरानी में वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने सुरक्षा बलों को वाराणसी के चप्पे चप्पे पर तैनात करने का फैसला किया है। जो भी सेंसिटिव बूथ हैं और क्रिटिकल वनरेबल हैं उन सब पर पैरामिलिट्री फोर्स रहेगी। अपनी पुलिस, सिविल पुलिस की फोर्स और पीएसी सभी फोर्स है और हम लोग इसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन देंगे। वाराणसी से बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के सामने हैं अरविंद केजरीवाल और अजय राय। यूपी में अब तक हुए चुनावों के दौरान बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार और प्रशासन पर मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। इन दलों ने प्रशासन पर कार्यकर्ताओं को परेशान करने और बूथ कब्जे के आरोप भी लगाए हैं। प्रशासन शरारत कर रहा है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। जब तक ऐसे ऑफिसर्स को लोकल प्रशासन से नहीं हटाया जाएगा, वाराणसी के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन पॉसिबल नहीं है। वाराणसी में चूंकि बेहद हाई प्रोफाइल मुकाबला है, इसलिए यहां सुरक्षा को लेकर प्रशासन कोताही बरतने को तैयार नहीं। यहां अर्धसैनिक बलों की 12 कंपनियां, रैफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स की 9 कंपनियां, जिला पुलिस के 12,000 जवान और आसपास के जिलों से हजारों जवान मंगाए गए हैं। बनारस को एक तरह से छावनी में बदलने के कई कारण हैं। पहला, बीजेपी और आम आदमी पार्टी द्वारा ये आरोप कि समाजवादी पार्टी बड़ी संख्या में बूथों पर कब्जा कर रही है, और दूसरा हिंसा की कई घटनाएं, खासकर भाजपा और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच। और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी के ऑफिस पे विशेष सुरक्षा दी गई है। वाराणसी का सियासी पारा हर घंटे बढ़ता जा रहा है। 2014 के सबसे बड़े चुनावी रण के लिए चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन की तैयारियां कैसी हैं, ये तो 12 तारीख यानी मतदान के दिन ही पता चल पाएगा। लेकिन पुलिस का दावा है कि इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती इस बात का प्रमाण है कि वाराणसी सुरक्षा के लिहाज से अभेद्य है। प्रभाकर कुमार, वाराणसी। और बाजार में आज भी सुस्ती रही जारी।
और 3G इंटरसर्कल रोमिंग से टेलीकॉम कंपनियों को कितना होगा फायदा, देखिए आगे। बात करेंगे बाजार की, जहां कल की गिरावट के बाद आज भी सुस्ती रही। विदेशी बाजारों से अच्छे संकेत थे, लेकिन बावजूद इसके घरेलू बाजारों में जोश नहीं आ पाया। आखिर में सेंसेक्स निफ्टी हल्की बढ़त पर बंद जरूर हुए। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स तो लाल निशान पर ही गए। बाजार में आज के कारोबार को और विस्तार से समझा रहे हैं हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी। बाजार इस वक्त पूरे हफ्ते काफ़ी टाइट रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जहां ग्लोबल मार्केट्स के पॉजिटिव संकेत बाजारों में थोड़ी सी मजबूती देने का काम कर रहे हैं। वहीं लोकल ट्रिगर्स उतने मजबूत नहीं है, क्योंकि इलेक्शन के नतीजों के पहले यहां पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली का प्रेशर ऊपरी लेवल्स पे आता हुआ दिख रहा है। आज भी हमने शुरुआत मजबूती के साथ की, जिस तरह से अमेरिकी बाजारों में शानदार तेजी होती हुई दिखी। एशियाई बाजार मजबूत थे, लेकिन फिर से वही सेकंड हाफ में आते आते बाजार फिसलते हुए नजर आए। ऊपरी लेवल से अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखी और फाइनली एकदम शांत क्लोजिंग होती हुई नजर आई। यही हाल मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का रहा। मिड कैप शेयरों में नुकसान थोड़ा ज्यादा था, हालांकि स्मॉल कैप शेयर ज्यादातर वक्त आज दिन के दौरान मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिखे, लेकिन फाइनली एक मामूली तेजी के साथ वो बंद होते हुए दिखे। वॉल्यूम्स फिर से कम और गिरने वाले शेयरों की तादाद आज फिर से ज्यादा थी, यानी कि ब्रॉडर मार्केट्स में बिकवाली। प्राइवेट बैंक्स ने आज मजबूती लाने का काम किया बाजार में। एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक तेजी से चढ़कर बंद हुए। ऑटो शेयरों में भी चुनिंदा खरीदारी देखने को मिली, खासतौर से अशोक लेलैंड, जहां पर इनकी एक ग्रुप कंपनी में स्टेक बेचने की खबरें आती हुई दिखी। निसान को उसके बाद स्टॉक में तेजी बनती हुई दिखी, लेकिन रियल्टी शेयरों में, खासतौर से मिड कैप रियल्टी शेयरों में आज बिकवाली का दबाव साफ तौर पर नजर आया। इनके अलावा निफ्टी पर चढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो पावर ग्रिड, विप्रो, भेल जैसे शेयरों से मजबूती आई। वहीं कमजोरी में लुपिन, बीपीसीएल जैसे शेयर आगे थे। कल बाजार बंद होने के बाद जो नतीजे आए, अच्छे नतीजे पेश किए प्रोक्टर एंड गैम्बल ने, और इसके अलावा पेनार इंडस्ट्रीज और ब्रिगेड के नंबर्स भी काफी बेहतर थे। लेकिन कल बाजार बंद होने के बाद कमजोर नतीजे पेश किए कुछ छोटी कंपनियों ने। एबी केमिकल, मैग्ना, फिनकॉप, प्रीमियर उसमें शामिल थी। आज नतीजों के लिहाज से यूनियन बैंक ने नतीजे पेश किए और एसेट क्वालिटी को लेकर चिंताएं बरकरार। स्टॉक पर बड़ी मार पड़ती हुई दिखी, फिर से 9% की। केआरबीएल के नंबर्स ठीक ठाक थे और फिनोलेक्स केबल्स ने बेहद शानदार नतीजे पेश किए। खबरों के दम पर जो एक्शन दिखा, एफटी और एमसीएक्स, जिग्नेश शाह की गिरफ्तारी के बाद इन दोनों ही स्टॉक्स पर आज दबाव दिखा। ऑन मोबाइल ग्लोबल, ये इंटरेस्टिंग स्टॉक था जहां इनके एमडी और सीईओ ने कंपनी छोड़ी है। स्टॉक काफी तेजी से गिरकर खुला, लेकिन उसके बाद पूरी की पूरी रिकवरी होती हुई दिखी, आप देखिए। और इसके अलावा सिप्ला में खबरें आ रही कि टेवा यहां पर स्टेक खरीद सकती है। खंडन होने के बावजूद स्टॉक में 1.5% की मजबूती आती दिखी। शासन फार्मा में कल फिर से मॉर्गन स्टैनली ने बड़ी ब्लॉक डील में खरीदारी की है और स्टॉक पर तेजी बनती हुई नजर आई। इनके अलावा कुछ और स्टॉक्स जहां पर आज ब्लॉक डील्स के दम पर बड़ा एक्शन दिखा, हिंदुजा ग्लोबल, सिटी यूनियन बैंक और टेक्सरेल, ये 3 स्टॉक ऐसे थे जिनमें आज बड़ी ब्लॉक डील्स होती हुई दिखी और इन ब्लॉक डील्स के दम पर काफी तेजी बनती नजर आई। आईकैन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के अनिल सिंघवी का मानना है कि अगर एनडीए को 272 सीट मिलती है तो ही बाजार में बड़ी तेजी मुमकिन है। अब ये निश्चित है कि ये मोदी सरकार बननी है, तो अब बाजार का एक आगे क्या होगा। अब उसमें दूसरी गिनती हो सकती है कितनी सीटें आएगी, वो कोई दूसरे की पार्टी की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। आज के दिन पे जो भी इन्वेस्टर एक जो इलेक्शन के हिसाब से जो बैट खेलनी है उसको आज 8 तारीख को, तो 5-7 दिन के अंदर कोई बहुत बड़ी सिचुएशन नहीं डेवलप होने वाली है कि आपको बहुत बड़ा पैसा मिल गया। मेरे हिसाब से बाजार का आज के दिन पे जो रुख है वो 250 के आसपास का है, 10 सीटें ऊपर या 10 सीट नीचे। तो 272 आती है, बहुत बड़ी तेजी है उसके अंदर कि भाई ये एक रूल आउट सिचुएशन है। और 230 पे थोड़ी नर्वसनेस होती है। मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई 16 तारीख को, अनलेस कि कोई मतलब 200 पे आके अगर बीजेपी रुक गई तो बाजार में कोई मतलब आदमी भी नहीं दिखेगा। एनडीए की सरकार तो बनेगी, और वो बहुत स्ट्रांग बन जाए या थोड़ा बहुत सपोर्ट लेके बन जाए, पर चैलेंजेस बड़े रहेंगे कि क्या बनती है सरकार, कैसे बनती है, मिनिस्टर्स कौन बनते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं, उसके बाद में बजट के हिसाब से क्या काम होता है। तो अब जो है, अब वो नर्वसनेस अगर आप देखें तो बीजेपी एनडीए की भी नर्वसनेस चालू हो गई। अगर बीजेपी सरकार में आती है तो आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन को लेकर उसका क्या रुख होगा, ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने उनकी तरफदारी की है। चिदम्बरम ने कहा कि राजन का काम अच्छा रहा है और नई सरकार को उनकी नियुक्ति का सम्मान करना चाहिए। I think the governor has been appointed having regard to his outstanding record. He is an outstanding academic and his reputation and his work earlier in other organizations. The next government must respect that appointment. नई सरकार से इंडस्ट्री की क्या है चाहत, सीआईआई प्रेसिडेंट से खास बात, देखिए इस ब्रेक के बाद।
और बढ़ते रेंट से कैसे परेशान है रिटेलर्स और मॉल डेवलपर्स, ये भी बताएंगे आपको आगे। एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन के बीच 3G इंटर सर्कल रोमिंग के बहाल होने से कंपनियों को विंडफॉल गेन होने की संभावना जताई जा रही है। 3G सर्विस पर रोक हटने से डेटा का इस्तेमाल दुगना होने की उम्मीद है, जिसके चलते कंपनियों की कमाई की दर में सालाना 15% तक की बढ़ोतरी होनी लगभग तय मानी जा रही है। देश की टॉप टेलीकॉम कंपनियां एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन ने 3G स्पेक्ट्रम नेटवर्क शेयरिंग शुरू कर दी है। कंपनियों को उम्मीद है कि ग्राहक 3G डेटा सर्विस का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे और उनकी कमाई में सालाना 15% तक की बढ़ोतरी होगी। हाल में टेलीकॉम मामलों के कोर्ट TDSAT ने कंपनियों के बीच हुए 3G रोमिंग करार को जारी रखने का आदेश दिया है, जिसके तहत कंपनियां उन सर्कल में भी ग्राहकों को 3G सर्विस दे सकती हैं जहां उनके पास 3G स्पेक्ट्रम नहीं है। इससे पहले टेलीकॉम विभाग ने इन कंपनियों के आपस में किए गए रोमिंग करार पर रोक लगाई थी। If you look at the penetration, saying that over the next several years we're going to go from anywhere from 7 to 12% to upwards of about 30%, anywhere 25, 30, 35%, and assuming a reasonable rate of return on investment, we can expect to see the revenue, the gross revenue, not the net, but the gross revenue increase by a factor of 10-15% year over year. टॉप टेलीकॉम कंपनियों को 3G से काफी फायदा दिख रहा है। महंगा होने की वजह से एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन ने 2010 में कुछ ही सर्कल में 3G स्पेक्ट्रम जीता था। एयरटेल के पास 13 सर्कल में स्पेक्ट्रम मौजूद हैं, जबकि आइडिया के पास 11 और वोडाफोन के पास 9 सर्कल में ही स्पेक्ट्रम है। अब ये कंपनियां उन सभी सर्कल में भी 3G ग्राहक बना पाएंगी जहां उनके पास 3G स्पेक्ट्रम नहीं है। इससे जहां कंपनियों का 3G स्पेक्ट्रम खरीदने का होने वाला खर्च बचेगा, वहीं नेटवर्क शेयरिंग से ऑपरेशंस पर होने वाले खर्च में भी बचत होगी। अंजुल तोमर, दिल्ली। इंडस्ट्री भी नई सरकार से कई उम्मीदें लगाकर बैठी है। इंडस्ट्री का मानना है कि सरकार चाहे जो भी बने, भारत में निवेश बढ़ाने की सख्त जरूरत है, जिसके लिए देश की छवि में सुधार लाने पर काम करना होगा। इंडस्ट्री क्या चाहती है नई सरकार से, ये जानने के लिए हमारी संवाददाता हर्षदा सावंत ने बात की CII के प्रेसिडेंट अजय श्रीराम से। हमारी समझ से जॉब क्रिएशन सबसे ज़रूरी चीज़ है। आज लगभग 50% भारत की पॉपुलेशन 25 साल से कम की है। 15 और 35 साल के बीच में लगभग 425 मिलियन लोग हैं। तो जब तक ये काम नहीं मिलेगा, देश में गड़बड़ होगी। तो जॉब क्रिएशन पे जो कुछ करना है वो करना चाहिए। उसके लिए मेरे ख्याल से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। आजकल इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करने के लिए सब देश, भारत, संसार के सारे देश ढूंढ रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। भारत में लोग क्यों आएंगे जब तक कि कुछ बेहतर नहीं है कोई और देश के कंपैरिजन में। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, पॉलिसीज क्लैरिफिकेशन है, लीगल सिस्टम साउंड है। मेरे ख्याल से इस तरह की चीज़ें, मैं एक चीज़ कहूँ आपसे जिससे नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है इन्वेस्टमेंट पे, जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का हुआ पिछले 2-3 सालों में, उससे लोगों पे नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। वो भी सोचते हैं कि भाई अगर एक पॉलिसी के बेसिस पे हम आए, तब आप बाद में रेट्रोस्पेक्टिवली वो पॉलिसी बदल दें, तब अनसर्टेनिटी आ जाती है। तो मेरे ख्याल से इस पर कई बीजेपी नेताओं ने कहा है, इसे टैक्स टेररिज्म का नाम दिया है। क्या आप उम्मीद कर रहे हैं नई सरकार अगर NDA की बनती है नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, ये एक ठोस कदम हो सकता है जिस पर सबसे पहले अमल लिया जाए? मेरे ख्याल से अगर गवर्नमेंट इसको करेगी, हमने तो सुना है बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि आप सही कह रही हैं, टैक्स टेररिज्म का नाम दिया है। उन्होंने कहा इस पे हमें कुछ करना है। CII तो पहले वाले गवर्नमेंट के साथ भी, इस गवर्नमेंट के साथ भी, सबके साथ हम कह रहे हैं ये ठीक नहीं है। और आप मेरे ख्याल से भारत जैसे देश में ये 10,000 15,000 करोड़ को मत देखिए, वो बहुत छोटा है। अगर पॉलिसी ठीक रहेंगी 5 साल में 200, 300, 400, 1000 करोड़ आ जाएंगे, जिससे आपको टैक्स और ज़्यादा मिलेगा। तो आप ये छोटी मत देखिए, आप लार्जर पिक्चर देखिए। बढ़ते रेंट से परेशान रिटेलर्स और मॉल डेवलपर्स मुनाफा बढ़ाने के लिए नए नए मॉडल खोज रहे हैं। रिटेलर्स के मुताबिक शॉपिंग मॉल में अगर एंटरटेनमेंट जोन पर और ध्यान दिया जाए तो आमदनी जरूर बढ़ सकती है। वहीं मॉल बनाने वाली कंपनियों के लिए फिलहाल सबसे बड़ी समस्या जमीन अधिग्रहण की है। उनके मुताबिक नई सरकार को इससे जुड़े नियमों को आसान बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए।
Government should look at the infrastructure in the cities, outside the cities, where there is easy access to these malls, there is easy access to these social spaces. I wouldn't even call malls. I think these are very important spaces within the city which need to be recognized and partnered by the government and the developers. They need to work together. You go to any country, small countries like Bangkok, they are so well integrated, metros are integrated into the malls. I think बहुत बड़ा एक joint effort करना पड़ेगा. एक इंडस्ट्री का एक स्टेटस मिलना चाहिए रिटेल को, रिटेल डेवलपमेंट को, बिकॉज आई थिंक सो दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल, बिकॉज जो आज के दिन मतलब ये जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो एक बड़ी इम्पैक्ट हो जाती है हमारी प्रोजेक्ट के ऊपर. एंड आई थिंक सो एक दूसरी चीज़ जो होनी चाहिए मतलब कि दैट ये हमारी जो जेस्टेशन पीरियड है जिसमें एक अप्रूवल में काफ़ी टाइम लग जाते हैं, मेरे ख्याल से ये अगर ये दो इशू पे अगर हम गवर्नमेंट का मतलब एक एम्फेसिस सपोर्ट मिल जाए तो मतलब काफ़ी फर्क पड़ जाएगा कॉस्ट पे भी. नई सरकार को हेल्थ सेक्टर पर देना होगा खास ध्यान. स्वस्थ भारत के लिए क्या क्या करना चाहिए बताएंगे आपको आगे. और सोनी ने लॉन्च किया दमदार स्मार्टफोन एक्सपीरिया Z2, कीमत 50,000 रुपए. क्या फोन वैल्यू फॉर मनी देता है, ये भी देखिए ब्रेक के बाद. इकोनॉमी को पटरी पर लाने के अलावा नई सरकार के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार को प्राथमिकता देना जरूरी होगा. हेल्थ सेक्टर की सेहत सुधारने के लिए क्या होनी चाहिए नई सरकार के एजेंडे में, बता रही है हमारी संवाददाता दीपाली नंदा. केंद्र में बनने वाली अगली सरकार के लिए असली परीक्षा होगी इकोनॉमिक ग्रोथ को रफ्तार देना. और ग्रोथ को रफ्तार देने के लिए एक अहम सेक्टर है हेल्थ, जिसकी सेहत दुरुस्त करना बेहद जरूरी है. फिलहाल स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाला सरकारी खर्च जीडीपी का सिर्फ 2% है, जो कि इस सेक्टर की जरूरत को देखते हुए काफी कम है. देश में स्वास्थ्य सेवाओं की खराब हालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका और चीन जैसे देशों के मुकाबले यहाँ शिशु मृत्यु दर 7 गुना ज्यादा है. गांव में पैदा होने वाले 2/3 से ज्यादा बच्चे बिना किसी मेडिकल सुपरविजन के पैदा होते हैं. देश में 6.3 करोड़ डायबिटीज और 25 लाख के करीब कैंसर के मरीज हैं. हेल्थ केयर सेक्टर में डिमांड और सप्लाई में 50% से भी ज्यादा का अंतर है. इसके पीछे बड़ी वजह है इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं होना. आंकड़ों के मुताबिक 120 करोड़ की आबादी वाले इस देश में करीब 9.5 लाख एलोपैथिक डॉक्टर हैं और 8 लाख के करीब आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक और यूनानी डॉक्टर्स हैं. सरकारी हॉस्पिटलों की भारी कमी की वजह से 800 मरीजों के मुकाबले महज 1 बेड मौजूद है. जो सर्विसेज, जो सहूलियत प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल है वो पब्लिक सेक्टर में भी होनी चाहिए. अब आप प्रिवेंशन की बात करते हैं और वैक्सीन की अगर बात करते हैं तो कई ऐसी वैक्सीन हैं जो प्राइवेट सेक्टर में अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं अपने बच्चे को ले जा सकती हूँ और वो वैक्सीनेशन करवा सकती हूँ, और पब्लिक सेक्टर में वो नहीं है, बल्कि कई देर बाद पब्लिक सेक्टर में अभी एक नई वैक्सीन इंट्रोड्यूस करिए. तो वो जरा फोकस देखना कि भाई इक्विटी हो दोनों तरफ. इन तमाम मुश्किलों के बीच नई सरकार को अपने हेल्थ एजेंडे के तहत कई सुधारवादी कदम उठाने होंगे. जानकारों के मुताबिक सरकार को प्राथमिक तौर पर सरकारी खर्च को 2% से बढ़कर 4% करने की जरूरत है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा को भी पूरी तरह से देश में लागू किए जाने पर जोर दिया जाना चाहिए और इंश्योरेंस सेक्टर में आउट पेशेंट क्लेम जैसी स्कीम को तवज्जो दी जानी चाहिए. सरकारी हॉस्पिटलों की हालत दुरुस्त करने के अलावा हर राज्य में एम्स के स्तर का एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जरूर होना चाहिए. साथ ही बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने और हेल्थ सेक्टर में निवेश बढ़ाने के लिहाज से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी जोर देना चाहिए. फ्यूचर तो रिवॉल्व करेगा जबकि पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप एट एवरी स्टेप हो. और लकीली पिछले 15 सालों में, पिछले 20 सालों में कॉर्पोरेटाइज हेल्थ केयर काफ़ी मैच्योर हो रही है. एफिशिएंट सर्विसेज, हाई टेक्नोलॉजी, क्लीनलीनेस, केयर, सेटिस्फैक्शन पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, लोगों के ठीक होने पे कंसंट्रेट कर रहे हैं. अब ये एक इतना एरिया है जिसको अगर गवर्नमेंट सोचे कि हम इसको यूटिलाइज कर सके इन डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर तो बहुत समाधान हो जाएगा इस बात का. एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि हेल्थ केयर में सुधार से रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा. एक अनुमान के मुताबिक इस सेक्टर में 2020 तक 60 लाख नौकरियां पैदा करने की क्षमता है.
बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पाना देश के हर नागरिक का हक है। इसे ध्यान में रखते हुए नई सरकार को दूसरे सेक्टर्स की तरह ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ठोस कदम उठाने की जरूरत होगी, ताकि स्वस्थ भारत की सोच सिर्फ शब्दों में ही ना रहे बल्कि हकीकत में भी तब्दील हो सके। दीपाली नंदा, दिल्ली। गुजरात सरकार ने अदानी ग्रुप को कौड़ियों के भाव में किसानों की जमीन देने के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। हमसे खास बातचीत में गुजरात के उद्योग मंत्री सौरभ पटेल ने कहा कि जमीन देने के मामले में किसी भी कॉर्पोरेट घराने को फायदा नहीं पहुंचाया गया है। हमने कभी लैंड के बारे में वी हैव नॉट डन अ फेवर टू एनी इंडस्ट्रियल हाउस। ये हमारा क्लियर कट पॉलिसी है। नंबर 2 कि जितने बड़े हाउसेस है अगर उनको लैंड दी गई है तो एक सेट प्रोसीजर से दी गई है और वो सेट प्रोसीजर बड़े के लिए भी है और छोटे के भी लिए। सो देयर इज नो फेवरेटिज्म इन गिविंग इन लैंड। और थर्ड, फार्मर्स की जो लैंड ली है वो हमने एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी एंड विद द कंसेंट ऑफ द फार्मर्स ली है। सो ये जितने एलिगेशंस हैं कि भाई फार्मर्स की लैंड गुजरात सरकार ने ली है वो गलत बात है। और दिल्ली की सड़कों पर लगने वाले जाम से बचाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने क्या किया है इंतजाम। और सोनी ने लॉन्च किया दमदार स्मार्टफोन एक्सपीरिया Z2। इसके फीचर्स बताएंगे ब्रेक के बाद। अब आप दिल्ली की सड़कों पर लगने वाले जाम से बच सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन पर ट्रैफिक पुलिस की ऐप डाउनलोड करनी होगी। इस मोबाइल ऐप पर आपको ट्रैफिक जाम से लेकर ट्रैफिक पुलिस की ओर से रूट के लिए बदलाव की जानकारी मिलेगी। मानसून की तैयारियों के तहत भी इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है ताकि मानसून में जगह जगह जल भराव से लगने वाले जाम की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा सके। साथ ही ट्रैफिक लाइट खराब होने और जाम लगने की स्थिति में किस रेड लाइट को कब और कितनी जल्दी खोलना या बंद करना है, इसकी जानकारी भी इस मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए मिलेगी। शुरुआत में ये ऐप सिर्फ एंड्रॉयड यूजर्स के लिए होगी, जिसे वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन जल्द ही विंडो और आईफोन के लिए भी ऐप तैयार की जाएगी। एसयूवी सेगमेंट में हमेशा से सुर्खियों में रहने वाली कार फूड इको स्पोर्ट्स की बुकिंग आज से फिर खुल गई है। भारी मांग की वजह से कंपनी ने इसकी बुकिंग कुछ दिन पहले रोक दी थी। हम आपको बता दें कि इसके लॉन्च होने के करीब 2 हफ्ते में इसकी 30,000 बुकिंग हो चुकी थी। कई बार कंपनी को इसकी बुकिंग कुछ दिनों तक के लिए रोकनी पड़ी थी। सोनी ने आज अपना नया फ्लैगशिप डिवाइस सोनी एक्सपीरिया Z2 लॉन्च कर दिया। क्या है इस फोन के खास फीचर्स, बता रहे हमारे टेक गुरु अभिषेक तैलंग। स्मार्टफोन्स की दुनिया में इन दिनों फ्लैगशिप डिवाइसेस का मौसम चल रहा है और इस मौसम में एकदम अवन फ्रेश जो स्मार्टफोन निकल कर आया है वो है सोनी का एक्सपीरिया Z2। इस फोन के अंदर सोनी ने अपनी एक्सपीरिया सीरीज की सारी खूबियों को कूट कर डाला है। फिर चाहे वो इसकी स्क्रीन हो, इसका कैमरा हो, जो सोनी कहता है ना द वन सोनी एक्सपीरियंस, वो सारी खूबियां एक्सपीरिया Z2 में डालने की कोशिश की है। इसके फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले तो इसकी स्क्रीन बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। 5.2 इंच की स्क्रीन दी गई है, फुल HD रेजोल्यूशन सपोर्ट करती है और इसके साथ ही इसमें वो टेक्नोलॉजी डाली गई है, ट्राइल्यूमिनस डिस्प्ले दिया गया है, जो सोनी के अभी तक जो उनके टीवी होते हैं, फ्लैट पैनल टीवी, उनके अंदर ट्राइल्यूमिनस डिस्प्ले डाला गया होता है। अब इसके कैमरे की बात करें तो 21 मेगापिक्सल का कैमरा इसके अंदर दिया गया है, जो HD तो HD साथ में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी करने की काबिलियत रखता है। 16 GB की इंटरनल मेमोरी है जिसे आप 128 GB तक अपग्रेड कर सकते हैं, बट स्टिल 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। अब इसके बात करें अगर प्रोसेसर इसके अंदर कैसा दिया गया है तो 2.3 GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है 3 GB रैम के साथ, और साथ में चलता है एंड्रॉइड 4.4 KitKat
वर्जन के ऊपर। और सबसे बड़ी खूबी जो एक्सपीरिया सीरीज के सभी स्मार्टफोन्स की है वो ये कि ये वाटरप्रूफ और डस्ट प्रूफ होते हैं। मतलब कि आप इन फोन्स को लेकर बारिश में भीग सकते हैं, थोड़ा बहुत स्विमिंग पूल के अंदर नहा धो भी सकते हैं, तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब भैया सबसे बड़ा सवाल कि Xperia Z2 का प्राइस क्या है। Xperia Z2 के दाम हैं 49,990 रुपीज़, जो इसे iPhone 5s से सैमसंग गैलेक्सी S5 की लीग में खड़ा कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट है कि पहली नज़र में 50,000 रुपये का फ़ोन ये ज़रूर लगता है, पर इसके साथ एक बहुत ही यूनिक गैजेट बंडल आता है, जो है सोनी का ये स्मार्ट बैंड, जो आपकी फिटनेस एक्टिविटीज़ को ट्रैक करता है और भी कई अनोखे अंदाज में ये गैजेट काम में आ सकता है। तो ये इसकी कीमत है 6,000 रुपये, तो 50,000 माइनस 6,000 मतलब 44,000 का फ़ोन पड़ता है, जो पहली नज़र में दिखने में काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है। इसका फुल ब्लोन रिव्यू हम टेक गुरु में अगले हफ्ते आपको ज़रूर दिखाएंगे। और ये फ़ोन लॉन्च हो रहा है 12 मई से। क्या है इसके डिस्ट्रीब्यूशन प्लान्स, इसके बारे में हमने बात की सोनी इंडिया के सचिन राय से। We want to increase the number of quality touch points. So हमारा जो ब्रांड शॉप्स है, अभी जो we have Xperia स्मार्टफोन, Sony स्मार्टफोन लाउंज, exclusive Sony smartphone shops. We have about 100 outlets abhi. So 100 say we want to go up to 500 outlets in 2014. So the main objective is कि customers को अच्छा in a very nice condition we give a very nice demonstration of the product. So that is one. अभी हमारा जो outlets है जहाँ पे Xperia smartphone availability है across India, we have about 8,000 outlets as on now. 2014 में we want to take this 8,000 to 12,000 outlets across India. So और आवाज एट 9 में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, कल आपसे फिर करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।